क्या दोस्तों आपको पता है प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रहा? और हाल ही में दिलीप कुमार का निधन हो गया। दिलीप कुमार का पहला नाम क्या था? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 8 जुलाई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और पूरे मंथ की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को निम्न में से किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? इमेज में आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को हाल ही में कर्नाटक राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक। और यह हम याद कैसे रखेंगे? हाल ही में राष्ट्रपति ने 8 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की है या तो तब्दीला किया गया है। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री ऐसे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का नया राज्यपाल बनाया गया है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन थे? वजुभाई वाला। वजुभाई वाला का स्थान लिया है थावरचंद गहलोत ने। और याद रख सकते हैं पहले पहले अक्षर को जोड़कर थाक, यानी कि वो थक गए हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य करते करते थक गए और इसलिए थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आगे बात करें तो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में यह राज्यपाल की नियुक्ति से जुड़ा हुआ प्रावधान है? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल से जुड़ा हुआ यह अनुच्छेद है और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। यानी कि जिस तरह आनंदीबेन पटेल जी 2 राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे, जी हाँ, मध्य प्रदेश के एवं उत्तर प्रदेश के, लेकिन मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? मंगूभाई छगनभाई पटेल। किस राज्य के हैं? गुजरात राज्य के हैं। वो मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। इसी तरह का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। और संविधान का अनुच्छेद 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति से जुड़ा हुआ यह अनुच्छेद, कौन सा? अनुच्छेद 155। और यह अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमारे देश के राष्ट्रपति। और हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। और यहां पर क्या लिखा है, पढ़ो तो। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंट्स 8 न्यू गवर्नर्स फॉर इंडियन स्टेट्स, यानी कि भारत के 8 राज्यों में 8 नए राज्यपाल की नियुक्ति की है रामनाथ कोविंद जी ने। और केंद्रीय मंत्री ऐसे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई, थाक यानी कि थक जाना। तो थावरचंद गहलोत कर्नाटक के नए राज्यपाल बन गए हैं। कुछ न कुछ इसी तरह की ट्रिक्स बताकर मैं आपको याद रखने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, नए राज्यपालों की नियुक्ति, PS श्रीधरन पिल्लई वो गोवा के नए राज्यपाल बन गए हैं। तो पहले पहले शब्दों को जोड़ दीजिए, गोपी, यानी कि कृष्ण की जो गोपियां थी ना, इसी तरह हम याद रख सकते हैं गोपी, यानी कि गोवा राज्य है ना, इसे गोप राष्ट्र भी कहा जाता था। प्राचीन समय में गोवा राज्य को गोप राष्ट्र कहा जाता था। गोप राष्ट्र यानी कि गोपी। तो गोवा के नए राज्यपाल बन गए हैं गोपी, PS श्रीधरन पिल्लई। जिस तरह हमने था क याद रखा, थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है गोपी। गोवा के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? PS श्रीधरन पिल्लई। इमेज आप देख सकते हैं, यह है PS श्रीधरन पिल्लई, गोवा के नए राज्यपाल। और यह है थावरचंद गहलोत, वो बन गए हैं कर्नाटक के नए राज्यपाल। और सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के नए राज्यपाल बन गए हैं। कहां पर है सत्यदेव नारायण आर्य? यहां पर।
तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? त्रि बोले तो त्रिशूल, भगवान शंकर जी का त्रिशूल। और त्रिशूल यदि आपके सामने आए तो आपको सच बोलना ही होगा, यानी कि सत्य बोलना होगा। तो चलिए याद रख लो, सत्यदेव नारायण आर्य, त्रि बोले तो त्रिशूल का त्रि, त्रिपुरा के नए राज्यपाल बन गए हैं। सत्य बोलना है त्रिशूल, याद रख लिया, वेरी नाइस। सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के नए राज्यपाल बन गए हैं। रमेश बैस झारखंड के नए राज्यपाल बन गए हैं। कैसे याद रखेंगे? रमेश बैस तो रजा, रजा मीन्स छुट्टी कर दी गई। क्या? छुट्टी कर दी गई। रमेश बैस जिस राज्य के राज्यपाल थे वहां से छुट्टी कर दी गई, यानी कि रजा दे दी गई। गुजराती में रजा बोलते हैं, छुट्टी को रजा बोलते हैं। तो रमेश बैस रजा, रमेश बैस किस राज्य के नए राज्यपाल बन गए हैं? झारखंड के। और यहां है बंडारू दत्तात्रेय जी, कहां के? हरियाणा के नए राज्यपाल बन गए हैं। आप यदि मैप में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे बंडारू दत्तात्रेय, वो एक स्टेट नीचे खिसक गए हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश से हरियाणा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ ह यानी कि बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में आ गए हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहां पर देखिए कहां पर है, यह है बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के नए राज्यपाल। और यह है रमेश बैस, कहां के? तो रमेश बैस तो हमने कैसे याद रखा? रजा हो गई, छुट्टी हो गई, रमेश बैस बन गए हैं झारखंड के नए राज्यपाल। तो यह चारों को याद रख लिया, थावरचंद गहलोत को याद रख लिया। चलिए मेरे साथ साथ बोलिए, थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल। यह कौन है? यह है PS श्रीधरन पिल्लई, कहां के? गोपी, यानी कि गोवा के नए राज्यपाल। और यह है सत्यदेव नारायण आर्य, सत्य तो बोलना पड़ेगा क्योंकि त्रिशूल है सामने, त्रिपुरा के नए राज्यपाल। और यह है रमेश बैस, रमेश बैस यानी कि रजा, छुट्टी हो गई, झारखंड के नए राज्यपाल। और यह है बंडारू दत्तात्रेय, कहां आ गए हैं? हरियाणा में आ गए हैं। चलिए इन नए चेहरों की भी बात कर लेते हैं। तो थावरचंद गहलोत की हमने बात कर ली, कर्नाटक के राज्यपाल बन गए हैं। और यह है हरिबाबू कुंभमपति मिजोरम। तो हम कैसे याद रख सकते हैं? हरिबाबू कुंभमपति मिजोरम, यानी कि बाबूजी तुम मिजो चलो। आपने कहीं हिंदी फिल्मों का गाना सुना है, बाबूजी जरा धीरे चलो? बस इसी के तर्ज पर हमें याद रख लेना है, बाबूजी तुम मिजो चलो। मिजो बोले तो मिजोरम। तो हरिबाबू कुंभमपति को मिजोरम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और यहां पर देख सकते हैं, यह है हरिबाबू कुंभमपति, कहां के नए राज्यपाल? मिजोरम के। और मंगूभाई को तो मैंने सबसे पहले बोल दिया था कि गुजरात से मंगूभाई छगनभाई पटेल, कहां पर? मंगूभाई चलो तुम, कहां पर? मध्य प्रदेश। मंगूभाई को बुलाया गया है मध्य प्रदेश, मंगूभाई मध्य प्रदेश, मंगूभाई मध्य प्रदेश। ओके क्लियर, वेरी नाइस। मंगूभाई छगनभाई पटेल बन गए हैं मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल। और हमारे सामने सिर्फ एक नाम शेष रहा है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए हैं। तो जहां से हमारे बंडारू दत्तात्रेय जी को हटाया गया वहां पर भेजा गया है विश्वनाथ। विश्वनाथ यानी कि विश्वनाथ बोले बोले। तो विश्वनाथ को हम कहां पर? धर्मशाला भेज सकते हैं। कहां पर? धर्मशाला, धार्मिक धर्म का नाम है ना। तो हमने विश्वनाथ को धर्म में भेज दिया। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल का नाम है धर्मशाला। आपको याद है ना? ओके चलिए रिवाइज कर लेते हैं। थावरचंद गहलोत थाक यानी कि थक गए, कहां के? कर्नाटक के नए राज्यपाल। हरिबाबू, बाबूजी तुम मिजो चलो। तो हरिबाबू कुंभमपति कहां के? मिजोरम के नए राज्यपाल। और मंगूभाई चले गए मध्य प्रदेश, कहां पर? मंगूभाई छगनभाई पटेल चले गए हैं मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल। और लास्ट में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए हैं। 8 राज्यपाल के बारे में कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की वर्ष 2021 की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो हमने पहले तो यह याद रख लेना चाहिए कि यह पासपोर्ट से जुड़ा हुआ इंडेक्स जारी कौन करता है? हैंडले एंड पार्टनर्स के द्वारा प्रति वर्ष पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है। और 2021 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का रहा है?
जापान देश का रहा है, यानी कि पहले स्थान पर है जापान, दूसरे स्थान पर है सिंगापुर और तीसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से इस इंडेक्स में तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो याद रख लो, जापान यह सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहले स्थान पर, सिंगापुर दूसरे स्थान पर, जर्मनी और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं। और प्रतिवर्ष यह इंडेक्स जारी किया जाता है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की वर्ष 2021 की रैंकिंग आ गई है और इस लिस्ट में जापान को सर्वोच्च स्थान मिला है। तो जापान रहा है पहले स्थान पर। और मैंने आपको सबसे पहले बोला कि इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, इंडेक्स जारी की जाती है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। तो इसके बाद सिंगापुर दूसरे स्थान पर रहा है, जर्मनी और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा है। तो चलिए मेरे साथ आप याद कीजिए, जापान पहले स्थान पर, सिंगापुर दूसरे स्थान पर, जर्मनी और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं। और सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने जोरदार छलांग लगाई है। वहीं सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है? अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे खराब पासपोर्ट है, कमजोर पासपोर्ट है। और लास्ट में यानी कि 116वां स्थान मिला है अफगानिस्तान के पासपोर्ट को। 116वां मतलब आखिरी स्थान पर रहा है अफगानिस्तान। और उनके बाद 115वें स्थान पर सीरिया, इराक 114वें स्थान पर और पाकिस्तान भी लास्ट लिस्ट में है। और वहीं भारत को इस ताजा सूची में करारा झटका लगा है। क्या? भारत देश की जो पासपोर्ट इंडेक्स है, यानी कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की यह लिस्ट है, इंडेक्स है, इसमें भारत देश को करारा झटका लगा है। क्योंकि पिछले साल 84वें स्थान पर था, 84, लेकिन इस साल 90वें स्थान पर चला गया है। यानी कि 6 पायदान हम खिसक गए हैं और हमारा यह पासपोर्ट की इंडेक्स में जो स्थान था 84वां, वो कौन से स्थान पर? 90वें स्थान पर हो गया है। तो ताजा सूची में 2020 की अपेक्षा भारत 6 पायदान फिसलते हुए 90वें स्थान पर चला गया है। और भारतीय नागरिकों को 58 देश बिना वीजा के ही प्रवेश देते हैं। और साल 2020 में भारत का स्थान 84वां था। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, सुर्खियों में रही डबल, मखमली, मिश्री और इडली निम्न में से किसकी प्रमुख किस्में है? दोस्तों गलती से इमेज मैंने आपके सामने रख दी है और यह किस फल की किस्में है? चारों, जो हाल ही में निर्यात की गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चेरी की 4 प्रमुख किस्में है, डबल, मखमली, मिश्री और इडली। इनमें से मिश्री नामक किस्म की हाल ही में दुबई निर्यात की गई है, इसीलिए यह चेरी नामक फल करंट अफेयर में आया है। देखो, चेरी की मिश्री किस्म की पहली खेप श्रीनगर से दुबई निर्यात की गई। कहां से? श्रीनगर से दुबई निर्यात की गई। और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा के सहयोग से यह खेप दुबई भेजी गई है। और देश में चेरी के कुल उत्पादन का 95% जम्मू कश्मीर में होता है। तो याद रखो, प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर में यह चेरी का उत्पादन होता है। कितने? पूरे भारत देश का 95%। और कश्मीर घाटी में चेरी की कई किस्में उगाई जाती है। इनमें कुछ नाम है डबल, मखमली, मिश्री और इडली। यह चेरी की प्रमुख किस्में हैं। इनमें से मिश्री की एक खेप का हाल ही में निर्यात किया गया, इसीलिए करंट अफेयर में आया यह क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 74वें कांस फिल्म समारोह के दौरान भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में यह 74वां फेस्टिवल इंटरनेशनल द फिल्म कांस यानी कि अंतरराष्ट्रीय एक फिल्म महोत्सव है जिसका नाम है कांस फिल्म समारोह। और यह 74वां संस्करण जो 6 जुलाई से शुरू हुआ है और 17 जुलाई तक जारी रहेगा। इनमें एक हमारे भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश जावड़ेकर। सूचना प्रसारण मंत्री है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 74वें कांस फिल्मोत्सव में वर्चुअल भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। और यह दूसरा वर्ष है जब पवेलियन वर्चुअल रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। कोविड-19 के कारण यह लगातार दूसरे साल दोस्तों वर्चुअल तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव कौन है?
अमित खरे हमारे इमेज में आप देख सकते हैं, अमित खरे हमारे सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव है। लेकिन बात करें यह कांस फिल्म फेस्टिवल के, तो इस वर्ष भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और फिल्मी हस्ती सत्यजीत रे का शताब्दी वर्ष भी मनाया जा रहा है। और इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि सत्यजीत रे से जुड़ा हुआ एक पुरस्कार भी स्थापित किया गया है, जो इस साल गोवा में जो आयोजित होने वाला है हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो इसमें सत्यजीत रे के नाम से एक पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। और कान फिल्मोत्सव का प्रारंभ कब हुआ था, तो याद रखो 1939 में यह कांस फिल्मोत्सव का प्रारंभ हुआ और यह विश्व के सबसे सम्मानजनक फिल्म उत्सवों में से एक माना जाता है। इमेज आप देख सकते हैं, हाल ही में यह 74वां कांस फिल्मोत्सव शुरू हुआ है। और दोस्तों एक मंथ पहले भी मैंने आपको यह क्वेश्चन बताया था, 2021 कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ऑर से किसको सम्मानित किया जाएगा, तो कांस फिल्म फेस्टिवल का एक सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है पाल्मे डी ऑर, और इस साल के पाल्मे डी ऑर से सम्मानित किया जाएगा जोडी फॉस्टर को। यानी कि यह क्वेश्चन भी मैंने आपको दोस्तों पिछले मंथ में बताया था 5 जून के आसपास। और 2021 में कांस फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, तो हाल ही में शुरू हुआ है यह 74वां संस्करण। और कब आयोजित किया जाएगा, 6 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, 17 जुलाई 2021 तक यह कांस फिल्मोत्सव चलेगा। और कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए जूरी का प्रमुख किसको बनाया गया है, अमेरिकी निर्देशक और पटकथा लेखक स्पाइक ली को यह जूरी टीम का प्रमुख बनाया गया है। और इमेज आप देख सकते हैं, यह है जोडी फॉस्टर, अमेरिकी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता जोडी फॉस्टर को मानद पाल्मे डी ऑर से सम्मानित किया जाएगा। तो यह हमें याद रख लेना है, सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है। और इसीलिए यहाँ जोडी फॉस्टर से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी है। 5वां क्वेश्चन, दिलीप कुमार का पहला नाम क्या था। दोस्तों हाल ही में यानी कि 7 जुलाई को दिलीप कुमार का निधन हो गया और काफी यंगेस्ट दिख रहे हैं। यह पुरानी फोटो है दिलीप कुमार की। और दिलीप कुमार हमारे बॉलीवुड के एक दिग्गज अभिनेता थे। हाल ही में 98 इयर्स की आयु में दिलीप कुमार का निधन हो गया है और पूरे हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में एक दोस्तों ऐसा वातावरण बन गया है कि हमारे भारत देश ने एक अच्छा अभिनेता खो दिया है। तो दिलीप कुमार का पहला नाम क्या था, दिलीप कुमार का पहला नाम था यूसुफ खान। क्या, मोहम्मद यूसुफ खान दिलीप कुमार का पहला नाम था। एक निर्देशक ने उनका नाम बदल दिया था और बाद में वही उनकी असली पहचान बन गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूसुफ खान। और आज दिलीप कुमार से जुड़े हुए सभी फैक्ट आपके सामने पेश करा हूं और इसी फैक्ट को बेस बनाते हुए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखो, मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में 98 वर्षीय दिलीप कुमार ने आखिरी सांस ली। कहां पर, मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में। और दिलीप साहब की पत्नी का नाम क्या है, वो भी एक अभिनेत्री है, नाम है सायरा बानो, दिलीप साहब की पत्नी। और अंतिम सांस तक सायरा बानो ने दिलीप साहब की सेवा की है। और पिछले साल दिलीप कुमार ने अपने 2 छोटे भाइयों असलम खान जो 88 वर्ष की आयु के थे और एहसान खान वो 90 वर्ष की आयु के थे, तो कोरोना वायरस के कारण उन दोनों को पिछले साल ही खो दिया था। और जिसके बाद उन्होंने अपना जन्मदिन और शादी की सालगिरह भी नहीं मनाई थी दिलीप कुमार जी ने। और दिलीप कुमार का जन्म कब और कहां हुआ था, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो दिलीप कुमार जी का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में हुआ। और दिलीप कुमार का पहला नाम क्या था, यहां से मैंने आपको क्वेश्चन सेट करके बताया है। दिलीप कुमार का पहला नाम मोहम्मद यूसुफ खान। और एक्टर ने अपना नाम एक प्रोड्यूसर से के कहने पर बदला था। यानी कि दिलीप कुमार ने अपना नाम एक प्रोड्यूसर के कहने पर बदला था। और दिलीप कुमार ने शुरुआती पढ़ाई कहाँ की है, नासिक में की है। और 1944 में रिलीज हुई फिल्म ज्वार भाटा में से डेब्यू किया। तो दिलीप कुमार की पहली फिल्म का नाम क्या है, ज्वार भाटा में उन्होंने डेब्यू किया। और उनकी फिल्म मुगले आजम उस वक्त की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। तो याद रखो 1960 में मुगले आजम फिल्म रिलीज होती है। उस वक्त सबसे महंगी फिल्म भी मानी जाती थी मुगले आजम को। और शानदार किरदार निभाया है सलीम का। मुगले आजम ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, बाद में इसे कलर किया गया है। और इनमें अनारकली का दोस्तों
जिसने पात्र लिया है, तो अनारकली का मूल नाम क्या है, यानी कि हीरोइन का नाम क्या है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दिलीप कुमार को 8 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। कितने? दिलीप कुमार को 8 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा यह अवार्ड जीतने के लिए दिलीप कुमार का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। दिलीप कुमार को साल 1991 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यह याद रखो, दिलीप कुमार को 1991 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और 1994 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है दिलीप कुमार को, यानी कि हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा पुरस्कार कह सकते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो दिलीप कुमार को 1994 में यह पुरस्कार से नवाजा गया। और 2000 से 2006 तक वह राज्यसभा के सदस्य भी रहे। और 1998 में वह पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान निशान ए इम्तियाज से भी सम्मानित किए गए हैं। यानी कि पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? निशान ए इम्तियाज। तो वो भी दिलीप कुमार को मिल चुका है। कब मिला है? 1998 में। तो यह सभी पुरस्कार के बारे में भी आपको याद रख लेने चाहिए। चलिए छठा क्वेश्चन, बी साई प्रणीत का जन्म कहां हुआ है? इमेज आप देख सकते हैं। भारत देश के एक जाने माने शटलर और वो टोक्यो ओलंपिक में भारत देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। ऐसे बी साई प्रणीत का जन्म कहां हुआ है? हैदराबाद में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हैदराबाद। और करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में 16 दिन ही बाकी रह गए हैं। और आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत की बात की गई है। तो चलिए बी साई प्रणीत के जीवन करियर की बात करें। बी साई प्रणीत जी का जन्म 10 अक्टूबर 1992 को कहां पर? हैदराबाद में जन्म हुआ। इस भारतीय शटलर को अपने स्कूल के दिनों में एक दिन में लगभग 18 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ट्रेनिंग के लिए 4 घंटे की लंबी ट्रेन की यात्रा करनी पड़ती थी। और साई प्रणीत की यह कड़ी मेहनत जल्द ही रंग लाई। और पूर्व ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियन कौन? पुलेला गोपीचंद के प्रशिक्षण में साई प्रणीत ने अपने प्रदर्शन से बहुत जल्द सभी को प्रभावित करना शुरू कर दिया। और हमारे राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच कौन है? पुलेला गोपीचंद। इमेज में आप देख सकते हैं। उनकी एक बैडमिंटन एकेडमी भी है। और 2010 में साई प्रणीत ने मेक्सिको में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो 2016 में साई प्रणीत ने 3 बार के ओलंपिक रजत पदक विजेता ऐसे ली चोंग वेई को हराकर दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और कनाडा ओपन में अपना पहला ग्रांड प्रिक्स खिताब जीता था। तो यह सभी उपलब्धियां बी साई प्रणीत ने प्राप्त की है। और यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं प्रकाश पादुकोण को, दीपिका पादुकोण के पिता, वो भी एक अच्छे बैडमिंटन शटलर थे। तो साई प्रणीत ने 2019 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 1983 में दिग्गज प्रकाश पादुकोण के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे केवल दूसरे भारतीय पुरुष शटलर बन गए। तो यह सभी उपलब्धियां बी साई प्रणीत की। 7वां क्वेश्चन, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? हाल ही में यह प्राकृतिक पेंट किसने बनाया है? दोस्तों हमारे KVIC यानी कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने एक नया पेंट विकसित किया है। और खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो हमारे देश के नितिन गडकरी। नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नितिन गडकरी। इमेज में आप देख सकते हैं। नितिन गडकरी हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। वे युवा उद्यमियों को गोबर पेंट के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश भर में इस पेंट को बढ़ावा देंगे। और उन्होंने जयपुर में प्राकृतिक पेंट की नई स्वचालित विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया है हमारे नितिन गडकरी साहब ने। और खादी प्राकृतिक पेंट में गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ देने की अपार संभावनाएं हैं। और प्रत्येक गांव में एक प्राकृतिक पेंट इकाई स्थापित की जानी चाहिए। इसी तरह की बात भी नितिन गडकरी साहब ने की है। 8वां क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। क्या लिखा है पढ़ो तो। वर्ल्ड चॉकलेट डे। क्या? वर्ल्ड चॉकलेट डे। हाल ही में इंटरनेशनल चॉकलेट डे कब मनाया गया?
क्या आपके मुंह में पानी आ गया चॉकलेट का नाम सुनते ही? वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 7 जुलाई को मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7 जुलाई। बोले तो वर्ल्ड चॉकलेट डे, या तो हम इंटरनेशनल चॉकलेट डे भी कह सकते हैं। कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को। यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए मनाया जाता है और यह दिन चॉकलेट खाने और अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करने के लिए चिन्हित किया गया है। यानी कि आप चॉकलेट खा भी सकते हैं और आपके प्रियजनों को यह चॉकलेट साझा भी कर सकते हैं, दे सकते हैं। और पहला अंतरराष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब मनाया गया था? 2009 में। और यह दिन हर साल 7 जुलाई को यूरोप में पहली बार 1550 में लाई गई चॉकलेट को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो इनके पीछे का इतिहास क्या है? यह दिन हर साल 7 जुलाई को यूरोप में पहली बार 1550 में लाई गई चॉकलेट को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। चलिए पढ़ लीजिए। वर्ल्ड चॉकलेट डे 7 जुलाई को प्रति वर्ष मनाया जाता है। नवा क्वेश्चन, आईसीसी एक दिवसीय महिला क्रिकेट रैंकिंग में 8वीं बार शीर्ष पर कौन पहुंची है? हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा यह रैंकिंग जारी की गई है। इसमें ओडीआई बैट्समैन रैंकिंग, साथ साथ बॉलरों की रैंकिंग और वहां पर T20 की रैंकिंग भी जारी की जाती है, जिसमें टीम या तो क्रिकेटर या तो बॉलर के नाम टॉप पर आते हैं। तो हाल ही में आईसीसी एक दिवसीय महिला क्रिकेट रैंकिंग में हमारे भारत देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन? मिताली राज रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गई है और लगातार दोस्तों 8वीं बार शीर्ष पर पहुंची है। लगातार तो नहीं कह सकते क्योंकि 2005 में पहली बार रैंक 1 पर आई थी और इसके बाद वो ऐसा 8वीं बार हो चुका है कि वो टॉप पर बनी हुई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिताली राज। और हमने आईसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखा तो इसी तरह हमने इंफॉर्मेशन पाई। ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में भारत देश की मिताली राज 762 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर है। तो ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बॉलर जिसका नाम है जेस जॉनसन, वो पहले स्थान पर है 808 पॉइंट के साथ। और ऑलराउंडर रैंकिंग में मैरी जाने कप, और वो साउथ अफ्रीका की है, वो पहले स्थान पर है। तो हमें याद रख लेना है मिताली राज। और हाल ही में मिताली राज ने दोस्तों अपने क्रिकेट करियर में 22 साल पूर्ण किए हैं और सचिन तेंदुलकर की भी बराबरी कर ली है, क्योंकि सबसे लंबे समय तक वो क्रिकेट करियर में खेलती आ रही है। और साथ साथ मिताली राज ने एक और कारनामा कर दिखाया। क्या? सबसे ज्यादा तीनों फॉर्मेट को मिलाकर सबसे ज्यादा रन करने वाली विश्व की पहले नंबर की महिला क्रिकेटर बन गई है। मिताली राज को कांग्रेचुलेशन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम यानी कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम भले ही 2-1 से सीरीज हार गई इंग्लैंड के सामने, लेकिन उन्होंने तीनों मैचों में अर्धशतक लगाए थे। मिताली राज ने तीनों मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतक लगाए और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले वह आईसीसी रैंकिंग में 8वें नंबर पर थी। और इस तरह 3 मैचों की सीरीज में रनों का अंबार लगाकर वह टॉप पर आ गए और वह इससे पहले सितंबर 2018 में नंबर 1 बनी थी और मिताली राज सबसे अप्रैल 2005 में नंबर 1 बनी थी। और इसी तरह लंबी करियर के बाद वो टॉप पर आना एक दोस्तों बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। 10वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना किसने शुरू की है? कोविड-19 से जुड़ी हुई एक योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है दिल्ली सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली सरकार, बोले तो अरविंद केजरीवाल। कोरोना काल में दिल्ली के किसी परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मौत के आश्रित को दिल्ली सरकार हर महीने 2500 रुपयों की आर्थिक मदद करेगी। साथ ही अनाथ हुए बच्चों को 25 साल तक की अवधि के लिए 2500 रुपये हर माह दिए जाएंगे। वहीं पीड़ित परिवार को एक मुश्त 50,000 रुपये की मदद मिलेगी। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस योजना की शुरुआत की है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने इसके लिए समर्पित एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। और मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत लोगों के आवेदन करने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी कि दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि पीड़ित परिवार के घर जाकर खुद फॉर्म भरवाएंगे। तो इसी तरह की एक बहुत अच्छी
योजना शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। और दिल्ली के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 11वां क्वेश्चन, जलीय कृषि किसानों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप का नाम क्या है? हाल ही में जलीय कृषि किसानों के लिए एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया और ऐप का नाम रखा गया है मत्स्य सेतु। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मत्स्य सेतु। और यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, मत्स्य सेतु नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में लॉन्च किया गया। और किसने लॉन्च किया है? हमारे केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं गिरिराज सिंह ने 5 जुलाई 2021 को ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु को पेश किया है, लॉन्च किया है। तो हमें यह याद रख लेना है कि गिरिराज सिंह हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री है। और इस ऐप के माध्यम से किसानों को स्वच्छ जल में मछली पालन के तौर तरीकों को लेकर आधुनिक जानकारी दी गई है। इसी तरह के वीडियो और कोर्स अवेलेबल करवा दिए गए हैं मत्स्य सेतु नामक मोबाइल एप्लीकेशन में। और इसको किसने विकसित किया है और इसका दोस्तों आर्थिक समर्थन किसने किया है, वित्त पोषित किसने किया है, वो भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मत्स्य सेतु ऐप को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इनके साथ केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान यानी कि भारत कृषक अनुसंधान परिषद और सिफा है वो भुवनेश्वर में स्थित एक इंस्टीट्यूट है। तो भुवनेश्वर द्वारा हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड यानी कि नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के वित्त पोषण समर्थन से इस मोबाइल ऐप को विकसित किया गया है। और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के जल कृषकों के लिए नवीनतम स्वच्छ जल कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार करना है। और नाम मत भूलिएगा, मत्स्य सेतु नामक मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में लॉन्च किया गया है। और यहाँ हम मत्स्य की बात करते हैं तो मत्स्य से जुड़ी हुई एक योजना हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले साल ही लॉन्च की थी। नाम था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो उनके बारे में भी जान लो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मत्स्य पालन क्षेत्र का विकास करने के लिए सितंबर 2020 में प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की थी। तब भी मैंने आपको बताया था। 12वां क्वेश्चन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश की 3 दिवसीय सरकारी यात्रा की? हाल ही में हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रवाना हुए हैं रूस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस। एक और जहां पीएम मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार किया तो वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान में तालिबान पर प्रहार करने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस की 3 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। और तेहरान के रास्ते होते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की राजधानी मॉस्को के लिए रवाना हो गए हैं। यानी कि वो तेहरान में जाएंगे और वहां से वो आगे बढ़कर जाएंगे रूस की कैपिटल मॉस्को में। और एस जयशंकर या सुब्रमण्यम जयशंकर, तो सुब्रमण्यम जयशंकर जी का जन्म 15 जनवरी 1957 को हुआ और वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। वे जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक भारत सरकार के विदेश सचिव रह चुके हैं, पहले विदेश सचिव और अब है विदेश मंत्री। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह रयुगु का पहला नमूना किसने प्राप्त किया है? एक क्षुद्र ग्रह जिसकी रेंज है 1 किलोमीटर की और इसका पहला नमूना प्राप्त किया है नासा ने जाक्सा की मदद से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा के हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान द्वारा दिसंबर 2020 में पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रह रयुगु से लाए गए नमूनों को प्राप्त किया है। यानी कि यह क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? रयुगु। और किसने नमूना प्राप्त किया है? हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान ने यह नमूना प्राप्त किया है और बाद में भेज दिया गया है नासा को। क्षुद्र ग्रह रयुगु को 162173 रयुगु भी कहा जाता है। इसे अंतिम रूप से 1999 में JU3 के रूप में नामित किया गया है। यह एक निकट पृथ्वी वस्तु है यह रयुगु और अपोलो समूह से संबंधित संभावित खतरनाक एक क्षुद्र ग्रह है। इसका व्यास लगभग 1 किलोमीटर है और जापानी अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 वर्ष 2018 में इस क्षुद्र ग्रह पर पहुंचा था। वहां से नमूने लेकर वो वापस आ गया है।
और हायाबुसा 2 की बात करें, यह एक क्षुद्र ग्रह नमूना वापसी मिशन है। कौन सा? हायाबुसा 2। और यह जापानी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि जाक्सा द्वारा संचालित है और हायाबुसा 2 को 3 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था और इसके मिशन को 2021 तक बढ़ा दिया गया है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरभंगा निम्न में से किसकी एक विशेष किस्म है? हरभंगा की तकरीबन 2600 किग्रा आम दोस्तों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने हमारे भारत देश को उपहार के रूप में दी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए आम। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। किसी ने गुजराती में कैरी लिखा है, तो किसने गुजराती में आम लिखा है, तो किसने मैंगो लिखा है, नहीं लिखा है। चलिए इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है जिग्नेश वाघेला, वसावा दीप्तेश, गोसाई मानिश, प्रकाश कसोड़े, कपिल सिला, कल्पेश सिंह चावड़ा, पायल भूरिया और जॉक्स यूट्यूबर नामक मित्र है। आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है भारती प्रजापति, रविंद्र भानवर, उदय सिंह ठाकुर, पर्वत बारिया, चुडासमा हर्षा, प्रहलाद कुमार, रंजना कुमारी और भावना तड़वी। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है आम। अर्पिता सोलंकी, मानसी प्रजापति, भूमि परमार, आरती मकवाणा, निकुल रबारी, गुणवंत वंजारा, मेहुल मकवाणा और भारती बेन परबतानी, सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को चौथे बाघ संरक्षण अभयारण्य में बदलने की अनुमति मिल गई है? दोस्तों कल ही मैंने यह चारों जो टाइगर रिजर्व थे इनके बारे में भी बताया था। तो किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को चौथे बाघ संरक्षण अभयारण्य में बदलने की अनुमति मिल गई है? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है और हमारा जो राज्यपाल का जो ट्रिक्स था वो भी अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।